जितने भी हमारे डियर है सबको स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन है आपका ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी के बारे में, समझ गए, या ट्रीटमेंट जो भी बोलिए। दूसरा जो प्रश्न है सिजोफ्रेनिया के कारण और सिजोफ्रेनिया के प्रकार देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि सिजोफ्रेनिया और ईसीटी का जो है एक जो पार्ट था वो मैं कर चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे जाकर देखिए। जैसा कि आपसे पूछ सकता है सिजोफ्रेनिया क्या होता है, लक्षण चिन्ह लिखे और नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो वो क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछता है तो ये क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होने का क्या कारण है और इसके प्रकार को लिखे, तो वो जो है एक सेट क्वेश्चन आज देखेंगे। इसी प्रकार से ईसीटी के ऊपर भी 2 सेट बनता है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि एसीटी का जो है ईसीटी क्या होता है, ईसीटी का देने का क्या जो है संकेत है, क्या विपरीत संकेत है, दुष्प्रभाव है, और ईसीटी के कार्यविधि को लिखें। एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ईसीटी देने से पहले, ईसीटी देने के दौरान और ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल लिखें। तो वो तो हम कर चुके हैं देखभाल वाला। आज हम ईसीटी के सब डिटेल के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है देखिए मैं सीधा बताता हूँ, बार बार आपके एग्जाम में जो है ईसीटी या सिजोफ्रेनिया, समझ गए ना, ईसीटी या फिर सिजोफ्रेनिया, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 10 से 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स है। ये चीज़ें आप आज कान खोल कर सुन लीजिए। दोनों कंप्लीट करना ही पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो 10 से 15 नंबर आपके हाथ से सीधा सीधा चला जाएगा, समझ गए। चलिए हम लोग देख लेते हैं ईसीटी के बारे में। देखिए ईसीटी होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझिए। देखिए ईसीटी कोई बीमारी नहीं है, समझ गए ना, ईसीटी कोई बीमारी नहीं है। ईसीटी एक उपचार का माध्यम है। ईसीटी एक मशीन, एक थेरेपी है जो मशीन के द्वारा जो है व्यक्ति जो मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, खासकर मानसिक रूप से वैसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा उग्र हो, जो इमरजेंसी हालात में हो, तो उसको जो है ईसीटी दिया जाता है। नॉर्मल बेहोशी के कंडीशन में या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम में जो है, नॉर्मल मानसिक प्रॉब्लम में जो है ईसीटी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ईसीटी खतरनाक होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो है ब्रेन में झटका दिया जाता है, समझ गए, जिससे एक जो है सीजर, एक जो है झटका उत्पन्न किया जाता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ईसीटी में ध्यान में रखेंगे तो ईसीटी आराम से जो है याद हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता देता हूँ। देखिए ईसीटी एक दैहिक उपचार की विधि है। ईसीटी क्या है, तो ईसीटी एक उपचार का विधि है जिसमें कृत्रिम रूप से दौरा उत्पन्न किया जाता है, समझ गए ना। यह 2 इलेक्ट्रोडों के सहायता से जो है जो करोटी टेम्पोरल लोब होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और इसके उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, समझ गए। देखिए ईसीटी एक दैहिक मतलब देह का उपचार करने वाला एक विधि है, समझ गए ना, मानसिक प्रॉब्लम के, जिसमें कृत्रिम दौरा उत्पन्न किया जाता है, समझ गए ना। दौरा कहा जाए तो झटका, इसमें कृत्रिम रूप से जो है दौरा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है और उसी इलेक्ट्रोड के सहायता से जो टेम्पोरल लॉब होता है, जो कोरेटिक के टेम्पोरल जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ब्रेन में, और इसका उपयोग जो है कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इतना समझ गए ईसीटी के बारे में। ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सल ट्रीटमेंट, समझ गए। चलिए ईसीटी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किन किन सिचुएशन में किया जाएगा, तो ईसीटी के चलिए जो है हम लोग इंडेक्शन यानी प्रयोग यानी संकेत को देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिएगा मनोवृत्ति विकार की अवस्था में, समझ गए। तो इस चीज़ सबको आपको याद रखना पड़ेगा कि कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, किसी को अगर मन में विकार है, समझ गए, मनोवृत्ति के विकार है, मूड डिसऑर्डर है, मन स्थिति में विकार है, तो उसको ये जो है किया जाता है। जैसे सन्निपात उन्माद यानी डिलीरियम मेनिया, समझ गए, भयानक पागलपन, यह एक मूड डिसऑर्डर ही होता है जिसमें मन बिगड़ जाता है व्यक्ति का। दौरे पड़ना, सीजर, व्यक्ति के जो है बहुत ज़्यादा दौरे पड़ना, ठीक है ना। अंगीय मनोवृत्ति विकार में किसी शरीर के कारण मनोविकार हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है ये सब आपका दिया जाता है। तो पहला हो गया मन स्थिति, मनोविकृति के जो है स्थिति में, ठीक है। तो पहला समझ गए कि पहला किस कंडीशन में दिया जाएगा, तो मनोवृत्ति विकार मतलब मन के विकार के अवस्था में, जहाँ पे मन गड़बड़ होगा, मूड डिसऑर्डर मतलब मन में विकार होगा किसी प्रकार के, तो उस अवस्था में दिया जाएगा। जैसे डिलीरियम उन्माद, ठीक है ना, डिलीरियम उन्माद, उसके बाद भयानक पागलपन, उसके बाद दौरे पड़ना, उसके बाद अंगीय मनोवृत्ति में, ठीक है। तो ये सब जो है मन के स्थिति में विकार के दौरान है। दूसरा किस कंडीशन में दिया जाता है, मानसिक विखंडता की अवस्था में, व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया होता है तो उस स्थिति में यह जो
जो है आपका दिया जाता है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया में जो व्यक्ति आता है काफ़ी ज़्यादा हिंसक, काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है, आत्महत्या का स्थिति उत्पन्न होने लगता है, व्यक्ति को मूर्छा आने लगता है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा हो जाता है और मनोविकार विरोधी दवाइयों के विपरीत चिन्ह, अगर कोई मनोविकार वाला दवाई खाता है, मेंटली प्रॉब्लम का अगर उसे किसी साइड इफेक्ट हुआ है तो उसके लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया क्या करता है, समझ गए ना, कि व्यक्ति को हिंसक भी बनाता है, आत्महत्या का भी मन जो है भय होता है, मूर्छा भी आता है सिजोफ्रेनिया में, उत्तेजना भी होता है, एक्साइटमेंट भी, और दवाई खाने के बाद कोई विपरीत चिन्ह भी हो सकता है। तो इन सब में जो है आपको ये दवाइयाँ ये उपचार दिया जाता है ईसीटी का, मानसिक विखंडता के जो है अवस्था में, सिजोफ्रेनिया में किन किन अवस्था में, हिंसक, आत्महत्या की स्थिति, मूर्छा लगना, उत्तेजना होना, इन सब में जो है सिजोफ्रेनिया का कंडीशन ये सब होता है जहाँ पे ईसीटी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में, अवसाद के विभिन्न मतलब डिप्रेशन के विभिन्न अवस्थाओं में, व्यक्ति को डिप्रेशन होता है उस सिचुएशन में भी ईसीटी दिया जाता है। आत्महत्या, भय, अवसाद, कोई व्यक्ति को जो है आत्महत्या से संबंधित डिप्रेशन में है व्यक्ति और आत्महत्या का बार बार जो है व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसे भय लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए ईसीटी उसे दिया जाता है। अवसाद रोगी दवाइयों के संतोषजनक परिणाम न आने पर, जो डिप्रेशन वाला मरीज है और वह जो है दवाइयाँ ले रहा है तो उसको जो है कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको जो है ईसीटी दिया जाता है। ठीक है, पहले ईसीटी में, पहले डिप्रेशन में, अवसाद में दवाई ही दिया जाता है। अगर दवाई से कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर जो है उसको क्या किया जाता है कि ईसीटी दिया जाता है। ठीक है, अवसाद रोगी दवाइयों के विपरीत, अगर कोई डिप्रेशन वाला मरीज है, दवाई ले रहा है डिप्रेशन का और उसको कोई निगेटिव कोई जो है साइड इफेक्ट होता है तो इस सिचुएशन में भी जो है उसे ईसीटी दिया जाता है। समझ गए, जल्दी परिणाम प्राप्त करने, अगर बहुत ज़्यादा दिनों से डिप्रेशन व्यक्ति को हो रहा है और कोई परिणाम दवाई से नहीं मिल रहा है तो जल्दी परिणाम लाना है तो उसके लिए ईसीटी दिया जाता है। चौथा है मंद बुद्धि के दौरान अवसाद, अवसाद के दौरान अगर मंद बुद्धि हो रहा है बालक में, यानी सीधा कहिए ना कि मंद बुद्धि के दौरान अगर अवसाद है तो उस कंडीशन में ईसीटी दिया जाता है। समझ गए, तो अभी तक क्या किन किन अवस्था में देखे हैं, मूड डिसऑर्डर के अवस्था में दिया जाएगा, सिजोफ्रेनिया के अवस्था में दिया जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन की अवस्था में दिया जाएगा। समझ गए ना, तो ये सब कंडीशन है, इस अवस्था में दिया जाएगा। अब इन सभी अवस्था में अलग अलग जो है कंडीशन है कि इस मरीज को जो है क्या क्या हो सकता है तो उस कंडीशन में ईसीटी दिया जाता है। तो मेनली आपको जो है ये याद करके रखना है कि मनोविकृति की अवस्था में, मानसिक विखंडता की अवस्था में, अवसाद के विभिन्न अवस्था में और असहयोगी मरीज के उपचार में। चौथा पॉइंट क्या है, वैसा मरीज जो ट्रीटमेंट में सहयोग नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे लास्ट में ईसीटी ही दे दिया जाता है। समझ गए, तो ये जो है चौथा पॉइंट है और यही 4 अवस्थाओं में जो है मरीज को ईसीटी दिया जाता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब हम लोग संकेत देख लीजिए कि कहाँ कहाँ दिया जाएगा। अब हम इसके जो है विपरीत संकेत देखते हैं, मतलब कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं। ठीक है ना, कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि विपरीत संकेत, मतलब यह जो है किस सिचुएशन में जो है नहीं दिया जाना चाहिए। तो पहला है संबंधित लक्षण, समझ गए ना, मतलब इनसे संबंधित लक्षण किन किन में नहीं दिया जाएगा। ये किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो नहीं दिया जाएगा, वृद्धावस्था में बहुत कम चांस होता है दिया जाए, उच्च हाई ब्लड प्रेशर में भी नहीं दिया जाएगा, गर्भ अवस्था में भी नहीं दिया जाएगा, संचयी हृदयपात मतलब कंजेस्टिव हार्ट में भी नहीं दिया जाएगा, हृदय पेशी रोध लगन, समझ गए ना, इसमें भी नहीं दिया जाएगा, दृष्टि पटल विच्छेदन, दृष्टि में किसी भी प्रकार के विच्छेदन है तो उसमें जो है आपका संबंधित लक्षण रिलेटिव जो ये होता है नहीं दिया जाता है। तो विपरीत संकेत में पहला रिलेटिव फीचर हो गया जिसमें अस्थिभंग, वृद्धावस्था, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था, संचय हृदयपात, हृदय पेशी रोधी लगन और साथ में दृष्टि पटल विच्छेदन। ठीक है, इतना सारे में संबंधित लक्षण है जिसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित लक्षण क्या क्या होता है विपरीत संकेत में देख लीजिए। विपरीत संकेत में जो है क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। रक्त वाहिनियों का फूल जाना, समझ गए ना, रक्त वाहिनियों के फूल जाना, रोगी का जो है अंतःकपाल दबाव अधिक होना, रक्त का इकट्ठा होने पर अवरुद्ध होना, ये निश्चित 2 लक्षण पाया जाता है जिसमें मरीजों को जो है देने से प्रॉब्लम ये विपरीत संकेत दिखाई देता है। ठीक है ना, क्या चीज़, रक्त वाहिनी फूल जाएगा, ब्लड वेसल्स, रोगी को जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समझ गए ना, रोगी को अंतःकपाल मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा और रक्त का इकट्ठा होने से अवरुद्ध भी हो सकता है। तो ये अब्सोल्यूट फीचर हो गया और ऊपर वाला रिलेटेड फीचर था। समझ गए, तो दोनों याद कर लीजिएगा विपरीत संकेत में। चलिए
अब ईसीटी के प्रक्रिया, ईसीटी कैसे दिया जाता है, इस चीज़ को जो है प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है। अभी तक हम लोग क्या देखे कि ईसीटी क्या होता है, ईसीटी कहाँ दिया जाएगा और ईसीटी देने से क्या विपरीत संकेत आ सकता है, तो वो हम लोग देखे हैं, 2 चीज़ देख लिए। तीसरा देख रहे हैं अब ईसीटी देने की प्रक्रिया, मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी, मतलब ईसीटी कैसे दिया जाता है, ठीक है ना, किन किन प्रोसेस के जरिए। पहला है प्रोसेस औषधि के आधार पर। देखिए औषधि के आधार पर जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है ईसीटी। एक होता है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि गिविंग ईसीटी, समझ गए ना, गिविंग ईसीटी मतलब इसका देने की कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो पहला है औषधि के आधार पर, पहला जो ईसीटी दिया जाएगा वह जो है आपका है क्या चीज़, औषधि के आधार पर। ईसीटी के प्रक्रिया में जो पहला पॉइंट है औषधि के आधार पर। औषधि के आधार में 2 प्रकार के ईसीटी। पहला देखिए प्रत्यक्ष ईसीटी यानी डायरेक्ट ईसीटी। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोश किए ही ईसीटी दी जाती है। यह जो है संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके पार्श्व प्रभाव अधिक होते हैं। देखिए ईसीटी जो होता है ना, ईसीटी डायरेक्ट मेडिसिन के आधार पर 2 प्रकार के होता है। एक होता है कि ईसीटी प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष वाला ईसीटी जो होता है, इसमें जो ईसीटी दिया जाता है वह बिना किसी बेहोश किए हुए, मतलब बिना कोई दवाई के, जिससे कोई बेहोशी नहीं होता है, डायरेक्ट जो है ईसीटी दिया जाता है। यह थोड़ा जो है ज़्यादा प्रभावी होता है, बट इसके बाद जो ईसीटी देने के बाद, प्रत्यक्ष ईसीटी देने के बाद जो है यह थोड़ा ज़्यादा जो है अपना प्रभाव जो है पार्श्व प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, समझ गए ना। तो यही जो है आपको ध्यान में रखना होता है कि बिना दवाई वाला तो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन ईसीटी इसके देने के बाद इसके बहुत सारे जो है दिक्कत परेशानियां भी होती हैं, समझ गए ना। तो यह डायरेक्ट ईसीटी हो गया, समझ गए। चलिए अब अप्रत्यक्ष ईसीटी है, इसमें रोगी को ईसीटी से पूर्व मांसपेशी शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधियाँ दी जाती है, ठीक है ना। इसके पार्श्व प्रभाव बहुत कम है, इसे मॉडिफाई ईसीटी भी कहा गया है। ऊपर में आप लोग देखे हैं कि संशोधित वाला से जो है क्या है, संशोधित वाला से जो है कौन बेटर है, डायरेक्ट वाला। बट अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट ईसीटी है, इसमें दवाई का यूज किया जाता है। ईसीटी देने से पहले मरीज को दवाई दिया जाता है जिससे वो बेहोशी हो जाए और फिर जो है ईसीटी दिया जाता है। इसमें जो है ईसीटी देने के बाद जो प्रभाव होता है, जो साइड इफेक्ट होता है, पार्श्व मतलब पीछे का जो प्रभाव होता है वह बहुत ही कम होता है। जबकि डायरेक्ट वाला में बिना दवाई के साथ डायरेक्ट ईसीटी दे दिया जाता है, तो उसमें जो प्रभाव होता है, पार्श्व प्रभाव, वो अधिक होता है। दोनों चीज़ समझ गए। चलिए पहला औषधि के आधार पर देख लिए, ये सब हम लोग देख रहे हैं ईसीटी देने की प्रक्रिया। दूसरा है अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर, मतलब समझ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर कि इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, समझ गए ना। चूँकि ऊपर में आप लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो है टेम्पोरल लोब में जो है झटका दिया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और ग्रैंड सीजर उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रोड के सहायता से। तो दूसरा पॉइंट वही है कि इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला है यूनिलेटरल और दूसरा आपका होगा बाइलेटरल, ठीक है ना। पहला यूनिलेटरल, दूसरा होता है बाइलेटरल, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईसीटी के प्रक्रिया में जो है पहला औषधि के आधार पर और दूसरा इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर। इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर यूनिलेटरल और बाइलेटरल होता है, समझ गए। यूनिलेटरल में क्या होता है, चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए। यूनिलेटरल जो ईसीटी होता है, इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर ही रखा जाता है, ठीक है। अर्थात दाएँ हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। देखिए यूनिलेटरल जो होता है ना, तो यह थोड़ा ज़्यादा जो है क्या होता है, सुरक्षित होता है कंपेरिजन टू बाइलेटरल, ठीक है ना। तो यूनिलेटरल सुरक्षित तो है, बट यह जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ा जो है कम प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रोड होता है ना, वह नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर रखा जाता है, सामने से बीच में, ठीक है ना। अर्थात जो व्यक्ति दाएं हाथ से काम करता है उसको व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। यूनिलेटरल समझ लिए ना। बस 2 चीज़ें याद रखना है, एक रखना है नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर और दूसरा जो है मध्य सर के मध्य मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास डोमिनेंट साइड पर, नॉन डोमिनेंट साइड पर रखा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति दाएँ हाथ का है तो उसके बाएँ साइड से जो है इलेक्ट्रोड रखा जाता है, समझ गए। यूनिलेटरल समझ गए। यूनिलेटरल कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है। बाइलेटरल क्या होता है देख लीजिए। यह ईसीटी का, देखिए
यह ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला तरीका है। आप सभी सब्जेक्टिव में पूछेगा कि ईसीटी में किस ईसीटी का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो बाइलेटरल ईसीटी का, समझ गए ना, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला तरीका है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ टेम्पोरल क्षेत्र के आँख के लेटरल कैंथस से उसी तरफ के कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है। जैसे ए फेस हो गया, समझ गए ना, ए फेस मैं बताता हूँ, ए फेस हो गया, समझ गए, ए आपका फेस हो गया किसी व्यक्ति का, समझ गए, ए फेस हो गया, ए क्या हो गया, फेस हो गया। इस प्रकार से फेस है, इधर कान रहता है, इधर क्या रहता है, कान रहता है, ठीक है, इधर क्या रहता है, कान रहता है ना, कान। अब जो है ये ब्रेन है, समझ गए ना। अब इस साइड से एक और इस साइड से एक इलेक्ट्रोड दोनों साइड से कान और मस्तिष्क के ऊपर वाला जो आँख का और जो कान के बीच का जो आँख और कान के बीच का जो बगल में जो आपका दूरी है वह 1 से 1.5 इंच के दूरी पर, कान से भी 1 से 1.5 और आँख से भी 1 से 1.5 के इंच की दूरी पर, यानी दोनों के बीच में जो है दोनों साइड से जो है क्या किया जाता है, कैथोड को इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है। और यह तरीका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बाइलेटरल होता है, समझ गए ना। तो जो क्या करता है कि आँख और कान के बीच के जो हिस्सा 1 से 1.5 इंच का है उसी बिंदु पर बीच में दोनों साइड से लगाया जाता है लेटरस कैंथस के तरफ का, समझ गए ना। तो यही जो है आपका बाइलेटरल हो जाता है, यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, समझ गए। चलिए, तो यही 2 प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है, विधि है, समझ गए ना, प्रक्रिया है, एक औषधि के आधार पर और एक इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर, ठीक है। चलिए, दोनों में 2-2 था, देख लिए। चलिए, अब ये कार्य कैसे करता है ईसीटी की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी, चलिए इसको देख लीजिए। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, ईसीटी का जो नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वह कितना होता है, इस चीज़ को जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी के बाद प्राप्त होता है। यहाँ पे कहता है अगर ईसीटी का प्रभाव अगर उच्चतम प्राप्त करना हो, मतलब सबसे अधिक अगर प्रभाव प्राप्त करना हो, तो 5 से 10 ईसीटी झटका जैसे ही देंगे तो जो है क्या हो जाएगा कि यह अपना उच्चतम जो है प्रभाव प्राप्त करता है, समझ गए। 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है ईसीटी का उच्चतम प्रभाव। अगर किसी व्यक्ति का ईसीटी दिया जाता है ना, तो चूंकि सप्ताह में यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दे सकते हैं, तो इसी प्रकार से जब 5 से 10 बार अगर ईसीटी दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद जो है यह अपना प्रभाव ईसीटी दिखाता है, समझ गए। तो अब उच्चतम प्रभाव के लिए 5 से 10 ईसीटी की आवश्यकता होती है, चीज़ को ध्यान दे दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला हो गया। दूसरा देखिएगा यहाँ पे क्रोनी सेजोनोफ्रेनिया, समझ गए ना, क्रोनी सेजोफ्रेनिक रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कोई अगर नॉर्मल डिप्रेशन वगैरह या आत्महत्या या थोड़ा मोड़ा मीडियम स्तर का अगर वह ग्रसित है तो उसको 10 से 15 ईसीटी के बाद जो है प्रभाव मिलने लगता है। लेकिन जो क्रोनिक सिजोफ्रेनिक है, मतलब किसी को सिजोफ्रेनिया का लक्षण लंबे समय से पकड़ा हुआ है, क्रोनिक है, तो फिर उसके लिए जो है 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है, समझ गए। ईसीटी सप्ताह में 3 बार ही दिया जा सकता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियाँ, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब देखिए, ईसीटी के तकनीक हेतु कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक, मतलब ईसीटी के लिए कौन कौन से तकनीक का जो है तैयारी करना चाहिए, देख लीजिए। पहला होता है ईसीटी के तैयारी में जो है अनुमति लेना। सर्वप्रथम रोगी, चूँकि ईसीटी भी सर्जरी के तरह एक क्या है, एक आपका सीरियस मैटर है, यहाँ पे पेशेंट का डेथ हो सकता है ईसीटी देने के दौरान, तो इस कारण से अनुमति लेना, सहमति प्राप्त लेना पेशेंट के गार्जियन पेरेंट्स से बहुत ज़रूरी है। यह कानूनी दस्तावेज होता है जो भविष्य में ज़रूरत पड़ सकता है। क्या चीज़, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य स्टाफ या हॉस्पिटल अस्पताल स्टाफ कर्मचारी के का विरुद्ध में कानूनी रूप से यह बचा सकता है, ठीक है। तो यह अनुमति लेना आवश्यक होता है, समझ गए। दूसरा है ईसीटी रूम तैयार करना। जैसे ईसीटी रूम में कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए, तो ईसीटी के योजना में, ईसीटी के तकनीक में जो है अनुमति लेने के बाद ईसीटी रूम को तैयारी किया जाता है। जैसे ईसीटी रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन कम होने पर पेशेंट को दिया जाना चाहिए, ठीक है। सक्शन एपार्टस होना चाहिए, मतलब अगर शरीर के मुँह नाक अगर जाम हो जाता है पेशेंट का तो उसके जो है सक्शन करने के लिए सक्शन एपार्टस होना चाहिए। फेस मास्क होना चाहिए, रिसक्सीटेशन एपार्टस होना चाहिए, एनेस्थेटिक अप्लियंस होना चाहिए बेहोशी के लिए, और इमरजेंसी ड्रग आसपास होना चाहिए, एम्बुलेंस बैग और बीपी एपार्टस होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये जो है इतना सारा सामान कम से कम होना चाहिए ईसीटी रूम में। ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन एपार्टस, फेस मास्क, रिसक्सीटेशन एपार्टस, एनेस्थेटिक अप्लियंस, इमरजेंसी ड्रग और एम्बुलेंस बैग या बीपी एपार्टस, ये सब जो है आपको महत्वपूर्ण क्या है, समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, सॉरी तीसरा पॉइंट है कि ईसीटी तैयारी में, ईसीटी तकनीकों के तैयारी में तीसरा पॉइंट क्या है कि रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। रोगी को 30 मिनट पहले जो है क्या किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट अर्धत्वचीय सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 GM दी जाती है, जिससे जो स्रावित पदार्थ की मात्रा हो वह हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्रदान होती है। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। देखिए रोगी को ईसीटी से देने से पहले 30 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट सबक्यूटेनियस मार्ग से दिया जाता है, 1 mg दी जाती है। किस लिए, ताकि जो शरीर से जो स्रावित होने वाला जो मात्रा है वह ईसीटी के दौरान न निकल पाए, इसलिए ईसीटी स्रावित पदार्थ कम हो जाए, इसलिए जो है एट्रोपिन सल्फेट 1 mg दिया जाता है सबक्यूटेनियस मार्ग से, समझ गए। साथ ही ईसीटी से देने से पूर्व पहले जो है एनेस्थेटिक बेहोशी का जो है IV मार्ग से थियोपेंटल सोडियम भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपको इसके तकनीकों के उपयोग में, ये चीज़ समझ गए। चलिए अब चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, समझ गए ना। रोगी को सही आरामदायक अवस्था प्रदान करना चाहिए। रोगी को चपटे बिस्तर पर शू स्पाइन स्थिति में लिटाया जाना चाहिए तथा वर्टेब्रल कॉलम में ईसीटी के दौरान फ्रैक्चर को रोकने हेतु तकिया लगाना चाहिए। देखिए ईसीटी को उपयोग में, ईसीटी के तकनीक के प्रयोग में जो है जो तैयारियां होता है उसमें रोगी को एक बेहतर पोजीशन, बेहतर आरामदायक स्थिति प्रदान करना पड़ता है, जिसमें जो है शू स्पाइन जो है एक अच्छे बिस्तर पर शू स्पाइन पोजीशन में लिटाया जाना चाहिए, ठीक है। तथा जो वर्टेब्रा कॉलम है उसके नीचे जो है आपको एक तकिया लगाना चाहिए ताकि ईसीटी के दौरान जो है कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो, समझ गए। साथ ही ईसीटी के दौरान वायु मार्ग बनाए रखने के लिए और जीभ काटने से बचने के लिए माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि झटके देने के समय हो सकता है अपने जीभ से जो अपने जीभ को जो है दांतों से काट ले, जब दांत को एक दूसरे के ऊपर बैठा लेगा झटके के समय, तो इसलिए जो है माउथ गैग उसमें लगाना चाहिए ताकि मुंह से कोई सिक्रेशन भी ना हो और जीभ भी ना काट पाए। तो ये पॉइंट हो गया, समझ गए। चलिए पांचवा यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रोड को सही स्थिति में लगाना। इलेक्ट्रोड को जेली द्वारा लुब्रिकेंट करने के ही टेम्पोरल क्षेत्र में लगाना चाहिए। सिर का बाकी क्षेत्र सूखा हुआ होना चाहिए। अब आप लोग को ईसीजी के बारे में पता है तो आप लोग सीधा समझ लीजिए कि जो लोग ईसीजी देखे होंगे ना, ईसीजी मशीन जो किया जाता है टेस्ट को, तो जो लोग अगर ईसीजी मशीन को देखे होंगे या फिर ईसीजी करने आता है तो उनको पता होगा कि ईसीजी में क्या होता है कि छोटा छोटा इलेक्ट्रोड होता है जो मशीन से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। अब उस इलेक्ट्रोड में देखते होइएगा कि उसमें लुब्रिकेंट लगा दिया जाता है और पेशेंट के छाती के एक साइड से जो है एक सीध में जो है लगाया जाता है कि उस इलेक्ट्रोड को, और देखते होइएगा जब चालू करता है तो वह अपने काफ़ी कस के जो है चेस्ट को पकड़ लेता है, समझ गए ना। तो ऐसा क्यों होता है, वह इलेक्ट्रोड उसमें जो है करंट सप्लाई होता है और वह प्रेशर देता है जिससे वह कस को जो है पकड़े हुए रहता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना। रोगी के, ठीक है ना, करना। रोगी को औषधि देने के 30 मिनट बाद 17 से 130 वोल्ट का करंट जो है 0.6 से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। इससे एक ग्रैंड मेल सीजर की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए अब छठा जो पॉइंट है इसमें सीजर उत्पन्न करना रोगी को और साथ में जो है उसका अवलोकन करना। तो ये दवाई देने के 30 मिनट के बाद 17 से लेकर 130 वोल्ट का करंट जो है 0.6 से लेकर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, समझ गए, इलेक्ट्रोड के माध्यम से ब्रेन में। और फिर जो है जैसे ही करंट जाता है ब्रेन में इलेक्ट्रोड के माध्यम से तो वह ग्रैंड मेल सीजर उत्पन्न करता है, जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया सीजर होता है। और ये जो ग्रैंड सीजर होता है इसका निम्न भाग होता है, ठीक है, देख लीजिए। पहला भाग होता है ये जो सीजर ब्रेन में उत्पन्न होता है ना, दौरा झटका, यह जो है 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है क्लोनिक फेज और एक होता है आपका नीचे पे दिया गया है, देख लीजिए, एक होता है टॉनिक फेज और एक होता है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज क्या कहता है, देख लीजिए। क्लोनिक फेज कहता है कि इसकी अवधि 1 सेकेंड की होती है। क्लोनिक मतलब होता है क्या चीज़,
क्लोनिक मतलब समझ रहे हैं ना कि इसका अवधि जो होता है 1 सेकेंड की होती है, समझ गए। अब इस क्लोनिक फेज में 1 सेकेंड का जो अवधि होता है तो इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं, देख लीजिए। जैसे स्थिर पुतिल, जैसे ही झटका लगेगा क्लोनिक फेज में तो जो पुतलियाँ होगा वह स्थिर हो जाएगा। धनुषाकार शरीर स्थिति, शरीर जो है धनुष के आकार टेढ़ा हो सकता है। बंद मुट्ठी जो है आदमी बंद कर लेता है जी झटका लगने से ही, और त्वचा जो है नीली त्वचा के रूप में होने लगता है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है क्लोनिक फेज वाले में। जब 1 सेकेंड का जो है झटका ब्रेन में पास किया जाता है तो जो पुतली होता है स्थिर हो जाता है, धनुषाकार शरीर हो जाता है, मुट्ठी बंद हो जाता है और त्वचा नीली पड़ जाती है, समझ गए। चलिए टॉनिक फेज क्या होता है? क्लोनिक फेज के बाद टॉनिक फेज होता है। टॉनिक फेज जो होता है तो इसकी समान अवधि जो है 35 से 40 सेकेंड की होती है। ऊपर था क्लोनिक फेज, नीचा है कितना, नीचा जो है आपका वो है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज जो होता है इसमें 35 से 40 सेकेंड की स्थिति होती है, समझ गए। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन लक्षण देख लीजिए। प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन मांसपेशियों में संकुचन व शिथिल, और ब्लेफ्रोस्पाम, समझ गए ना, ब्लेफ्रोस्पाम मध्य प्रकार की मांसपेशी क्रियाएं। रिलैक्सन फेज, समझ गए ना, इसमें रोगी पूर्णतः ईसीटी के बाद विश्राम अवस्था में रहता है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा जो फेज है वो होता है आपका रिलैक्सन फेज, जहाँ पे मरीज ईसीटी के बाद पूर्णतः जो है विश्राम अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये कुल 3 प्रकार के फेज है, क्लोनिक, टॉनिक और फिर रिलैक्सन, समझ गए। 3 फेज याद रखिएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो लास्ट वाला चीज़ें है कि ईसीटी के कारण क्या क्या जटिलता हो सकता है किसी भी पेशेंट में ईसीटी देने के बाद, देख लीजिए। तो उसका जो है जो स्मृति है लोप है, मेमोरी लॉस हो सकता है व्यक्ति में भ्रम कन्फ्यूजन आ सकता है ईसीटी के बाद। सिर दर्द हो सकता है, जीभ अपने आप को काट सकता है व्यक्ति, दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट पड़ सकता है, ये सब जटिलता हो सकता है, ठीक है ना ईसीटी के दौरान। अस्थि संधियों में टूटन, मतलब जो ज्वाइंट्स है उसमें टूटन हो सकता है। मुंह सूखना, उल्टी होना, जी मचलना, ये सब जो है इसके जटिलता होते हैं ईसीटी के, ठीक है। अत्यधिक पसीना आना, श्वसन में कठिनाई, मल व मूत्र त्यागना, एकाग्रता का घटना, तो ये सब जो है आपके होता है ईसीटी देने के बाद व्यक्ति में नॉर्मल उसके शारीरिक क्रिया में चेंज आने लगता है, हृदय से लेकर शारीरिक क्रिया में, समझ गए। तो यही जो है ईसीटी का जटिलता हो गया, ओके। तो ईसीटी जिन लोगों को भी दिक्कत लगा हो तो मैं बार बार बोलता हूँ ईसीटी को जो है क्या करें, अच्छे से देखें, बढ़िया से देखें। ईसीटी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए, चाहे ईसीटी का देखभाल हो या फिर ईसीटी का प्रॉपर क्वेश्चन हो, कार्यविधि हो, समझ गए। चलिए तो चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिजोफ्रेनिया के ऊपर, समझ गए। चलिए तो एक पहला ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कराने रहे, ठीक है। चलिए कारण देखते हैं। कारण क्या होता है तो मानसिक विखंडता, यानी विखंडता मानसिकता का, विखंडित मानसिकता का बहुत सारे कारण हैं, कई कारण होते हैं सिजोफ्रेनिया होने का, समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला होता है हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी या जेनेटिक फैक्टर, इसी को अनुवांशिक कारक कहते हैं। अनुवांशिक कारक का मतलब होता है कि सिजोफ्रेनिया से जो पीड़ित बच्चा होता है ना, माता पिता के परिवार में बच्चे सिजोफ्रेनिया से अधिक जो है शिकार होते हैं। संचरण शायद एक या अधिक अलिंगन सूत्रीय प्रभावहीन जीनों द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे अनुवांशिक कारण पहला बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कोई माता पिता परिवार में अगर किसी का माता पिता अगर सिजोफ्रेनिया वाला है, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, तो फिर उसका बच्चा भी जो है ज़्यादा उम्मीद बनता है कि इसका जो है शिकार हो सकता है। तो ये जो है आपका अनुवांशिक कारण होता है पहला, ठीक है। दूसरा व्यक्तित्व होता है, जैसे व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, जैसे वैसे व्यक्तित्व के लोग जो असामाजिक के होते हैं, जो शर्मीले होते हैं, जो अपने आप में ही जो है सिमट कर रहने वाले होते हैं, मतलब ज़्यादा ना बोलना ना ज़्यादा हंसना किसी से, ठीक है ना। दूर दूर रहने वाला, अत्यधिक हाइपर सेंसिटिव और कम मित्र बनाने वाला, मतलब अकेला रहने वाला, कम मित्र बनाने वाला, किसी भी चीज़ में हाइपर हो जाना, ठीक है ना, और बात बात में हाइपर हो जाना, अपने आप में सिमट के रहना, अत्यधिक शर्मीले, अत्यधिक असामाजिक, ये इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं, तो ये सब कारण बनता है, व्यक्तित्व एक कारण होता है। और वह कौन से व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वह इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और इस कारण से भी व्यक्ति के अंदर जो है सिजोफ्रेनिया बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगे बात बात पर तो सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। फिर वह अकेलापन रहे, अपने आप में सिमट कर रहे, बहुत ज़्यादा शर्मीला हो, दूर दूर रहने वाला हो सबसे, तो इस प्रकार से जो है व्यक्तित्व एक कारण बनता है व्यक्तित्व में जो है सिजोफ्रेनिया होने का। तो व्यक्तित्व कारण हो गया। तीसरा कारण है माता पिता और बच्चों के बीच संबंध। तीसरा कारण है बच्चे जिनकी आवश्यकता से अधिक देखभाल की जाती है अथवा जिनकी माता पिता द्वारा अधिक उपेक्षा की जाती है, इस रोग के अधिक शिकार होते हैं। देखिए इसमें दोनों कंडीशन बनता है। दोनों कंडीशन का मतलब है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को इतना न ज़्यादा देखभाल केयर करते हैं कि फिर वो बच्चा जो है अपने माता पिता से दूर होना ही नहीं चाहता है भविष्य में, ठीक है। तो पहला ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हद से ज़्यादा
ज़्यादा करते हैं, जो आने वाला समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है बच्चे के लिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा इस प्रकार के माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को उपेक्षा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्यार दुलार नहीं दे पाते हैं, तो इस कारण से भी जो है बच्चा के सिजोफ्रेनिया हो सकता है, और बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देने से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। तो माता पिता और बच्चों के बीच कैसा संबंध है, ये भी कारण बनता है सिजोफ्रेनिया का। चौथा है सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। सामाजिक अलगाव का मतलब है कि सामाजिक रूप से अलग होना, व्यक्तित्व संबंधों एवं कठिनाई के कारण व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार होता है। सामाजिक अलगाव और अंतः व्यक्तिगत, मतलब अंतः व्यक्तिगत के मतलब होता है कि समाज से दूर अपने आप में ही जो है सिमट कर रहना, यही जो है सामाजिक अलगाव है, और इसके कारण भी जो है व्यक्ति के अंदर सिजोफ्रेनिया होता है, समझ गए। चौथा है सामाजिक अलगाव। पांचवा यहाँ पे है फैमिली। अब फैमिली का वातावरण कैसा है, फैमिली में जो है माता पिता का जो है संचार कैसा है, समझ गए ना। अगर माता पिता आपके आसपास फैमिली में सब जो है अच्छा है, तो बिल्कुल बच्चा भी में भी जो इसका प्रभाव होगा अच्छा जाएगा। अगर फैमिली में बार बार लड़ाई झगड़ा, मार पीट, प्रताड़ना, आसपास के जो है दंगा भड़काऊ, ये सब चीज़ें अगर परिवार में होता है, तो इस कारण से जो है उस परिवार के जो बच्चे होंगे या उस परिवार के जो सदस्य होंगे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, जो है सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो फैमिली भी जो है, जैसे देखिए सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रोगियों में उनके परिवार के विशेष लक्षण प्रायः देखे जाते हैं, जैसे विघटन मतलब बिखराव, कमजोर, समझ गए ना, वीक और दब्बू, समझ गए। पिता प्रभावी और उग्र माता, तथा मतलब जो पिता होता है वह दब्बू प्रकार के होते हैं और माता जो होता है उग्र होती है, समझ गए। संचार के उचित न होने पर व्यक्ति विरोधी तथा परस्पर विपरीत विचार वाला हो जाता है। अगर माता पिता अगर सही नहीं है, परिवार में माता पिता में से उग्र है, दब्बू है, तो इस कारण से जो है क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो विचार होता है उसको कोई समझाने वाला रहता नहीं है, और जिसका परिणाम होता है कि सबसे शत्रुता, आसक्ति, उपेक्षा, खतरनाक दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है, समझ गए। और यही जो है परिवार एक कारण बनता है सिजोफ्रेनिया होने का। छठा है यहाँ पे ऑर्गेनिक कारण। ऑर्गेनिक कारण का मतलब होता है कि कई धारणाओं के अनुसार, समझ गए ना, सिजोफ्रेनिया दिमाग के तंतुओं, संक्रमण, चोट तथा विषाक्तता के कारण पैदा हुई असमानताओं के कारण होता है। देखिए ऑर्गेनिक कारण जो होता है, जैसे चोट फोट लगने से जो तंतु है ब्रेन का, न्यूरॉन है, उसमें क्षति पहुंचना, या फिर संक्रमण होना, या फिर चोट लगना, इन सब के कारण जो प्रॉब्लम होता है, जो एबनॉर्मल होता है, असमानता होता है, तो इस असमानताओं के कारण भी सिजोफ्रेनिया होता है। यह जो है धारणा है, समझ गए ना, ऑर्गेनिक कारण यही होता है, समझ गए। सातवां है, और यहाँ पे जो है आपका आखिरी है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है चयापचय तथा जीव रासायनिक विकार, मेटाबॉलिज्म या बायोकेमिकल डिस्टरबेंस, ठीक है ना। चयापचय गड़बड़ी, डोपामाइन के बढ़े हुए स्तर तथा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के घटे हुए स्तर के कारण सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है। यह मेटाबॉलिज्म या बायोमेडिकल डिस्टरबेंस है, जो हमारे शरीर में, ब्रेन में जो एक डोपामाइन होता है, यह इसके सिक्रेशन में गड़बड़ी होता है और इसमें बढ़ जाता है डोपामाइन, तो भी जो है हमारे अंदर जो मिजाज होता है वह सिजोफ्रेनिया वाला हो जाता है, और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर घट जाता है और डोपामाइन बढ़ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है, जो कि एक मेटाबॉलिक बायोमेडिकल डिस्टरबेंस के कारण होता है। कुल 7 प्रकार के आप लोग कारण देख लिए। क्या क्या कारण देखे हैं, क्या क्या कारण देखे हैं। कारण में पहला कारण है अनुवांशिक, दूसरा व्यक्तित्व, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, सामाजिक अलगाव, फैमिली, ऑर्गेनिक कारक और मेटाबॉलिक बायोमेडिकल डिस्टरबेंस, समझ गए। कुल 7 प्रकार के कारण याद रखिएगा। जैसे ही ये कारण याद रखेंगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा, तो इसके अंदर मैटर को आराम से आप लोग लिख दीजिएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। लास्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन बच रहा है कि सिजोफ्रेनिया का टाइप्स बताएं, मतलब प्रकार बताएं सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। चलिए सिजोफ्रेनिया का प्रकार को देख लीजिए। सिजोफ्रेनिया में कुल लगभग 8 से 10 प्रकार है, इसको आपको जो है ध्यान से देना पड़ेगा, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे है तो 8 से 10 प्रकार, लेकिन आपको जितना याद रहेगा आप लोग लिखिएगा। सिर्फ अगर आपसे 5 ही याद हो पाए, 5 ही याद रहे एग्जाम तक, तो 5 ही याद रखिएगा। 10 याद हो जाए तो 10 लिख दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, कितना ज़्यादा अभ्यास की है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में सेट होगा और याद रहेगा, ठीक है। सिजोफ्रेनिया का जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार है सिंपल सिजोफ्रेनिया, साधारण सिजोफ्रेनिया। साधारण सिजोफ्रेनिया होता है, यह जो है इसका हमला, मतलब इस प्रकार के जो साधारण सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो इसमें हमला जो होता है धीरे धीरे होता है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इस रोग में भावना, इमोशन, इंटरेस्ट और एक्टिव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप अल्पकालिक भ्रांतियाँ पैदा हो जाता है, ठीक है।
देखिए, साधारण जो सिजोफ्रेनिया होता है ना, यह हमला धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर करता है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। यह क्या करता है कि आपकी रुचि, आपके भाव, आपके सक्रियता को प्रभावित करता है, ठीक है, जिसके बाद व्यक्ति में कुछ समय के लिए भ्रांतियाँ पैदा हो जाता है। समझ गए ना? तो यही आपका साधारण सिजोफ्रेनिया होता है। दूसरा है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक जो होता है, इसका हमला उग्र होता है और अर्धजिन सबक्यूट होता है। यह किशोरावस्था के शुरू में पैदा होता है। इस अवस्था में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। प्रतिगमन बच्चों जैसा व्यवहार, अनुपयुक्त प्रभाव, दैहिक भ्रम, बिना वजह हंसना, मूर्खता तथा भ्रांतियाँ पाई जाती है। देखिए, हेबेफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो यह किशोरावस्था के शुरू में जो है यह शुरू पैदा होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जैसे ही सिजोफ्रेनिया होता है तो यह जो है तेज़ी के साथ हमला करता है व्यक्ति को, और यह अर्धजीन मतलब आधा समय तक रहता है, सब क्यूट होता है, और यह व्यक्ति को क्या करता है, सोचने समझने का शक्ति जो होता है प्रभावित करने लगता है। और बच्चे में जो है और जो है यह बच्चे जैसा व्यवहार, अनुपयुक्त प्रभाव, बिना वजह हंसना, मूर्खता, भ्रांतियाँ, ये सब जो है इसमें होता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। समझ गए? तीसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया यह भी जो है हमला उग्र करता है अथवा धीमा हो सकता है। कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया है, इसका हमला या तो उग्र हो सकता है या फिर जो है धीमा भी हो सकता है। यह रोग स्त्री और पुरुषों दोनों में समान रूप से होता है, जबकि जो सामान्य सिजोफ्रेनिया था, सिंपल वाला, वह स्त्री की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। लेकिन उसी प्रकार से हेबेफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया था तो वह किशोरावस्था में होने वाला था। उसी प्रकार से कैटाटोनी जो सिजोफ्रेनिया है तो यह रोग स्त्री और पुरुषों दोनों में समान होता है, और यह उग्र तथा धीमा दोनों तरीके से प्रभाव डालता है, ठीक है। इसका जो मेन लक्षण है, इसमें व्यक्ति बेहोशी छाता है व्यक्ति को, और बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी हो जाता है, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, कैटाटोनिक बेहोशी और एक होता है कैटाटोनिक उत्तेजना। दो होता है जिसमें व्यक्ति को उत्तेजना और बेहोशी आता है ना, इसके मेन लक्षण में। तो यही दो प्रकार के होते हैं, कैटाटोनिक बेहोशी मतलब कैटाटोनिक स्टूपर, और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट कैटाटोनिक उत्तेजना। तो एक कैटाटोनिक के दो प्रकार। ओके, चलिए प्रकार देख लिए। अब है पैरानोइड। देखिए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का मतलब है कि जैसे इसमें जो है सुनने, समझ गए ना, देखने, ये सबसे जो है व्यक्ति का चित्त भ्रम होता है। मतलब पैरानोइड शक्तियाँ, समझ गए ना, जैसे भूत दिखाई देना, समझ गए ना, व्यक्ति को पैरानोइड में होता है। जिसको पैरानोइड की सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, अपने आप से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है, नाराज़ रहता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, और वह एक अपने पति, जिसको अगर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का लक्षण कारण होता है ना, जिसको अगर पैरानोइड होता है तो पैरानोइड वो सिजोफ्रेनिया ही है। तो ये पैरानोइड जो होता है, इसमें अगर किसी के पति को हुआ है, समझ गए ना, अगर किसी के पति पत्नी में से किसी एक को हुआ है तो वह दूसरे पर जो है शक के देखने लगेगा। वो जो है उसको सामने वाला गलत लगेगा कि इसका आचरण गलत है, ये है, वो है, दिस डैट है। साथ ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, क्रोधित रहेगा, और उसको जो है लगेगा कि भूत पिशाच हमको चारों ओर घेर रहा है, कोई मार रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पीट रहा है हमको। समझ गए ना? इस प्रकार से व्यक्ति जो है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का शिकार होता है, और यह प्रायः 30 वर्ष के आयु के बाद होता है। यह सिजोफ्रेनिया की सबसे साधारण किस्म है। इसमें शत्रुता की अंतः प्रवृत्तियां तथा अवबोधन की भ्रांतियां, अवबोधन मतलब किसी भी चीज को बोध नहीं कर पाना, पाया जाता है। समझ गए? रोगी चिड़चिड़ा, असंतुष्ट, नाराज, क्रोधी एवं शक्की स्वभाव का होता है, जिसमें व्यक्ति को विचित्र जो है आवेश का अभाव एवं जो है व्यक्ति के सुनने और से संबंधित भ्रम होता है। मतलब कोई बोलेगा कुछ और, उसको सुनाई कुछ और देगा। तो यही पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है। समझ गए ना? अभी तक हम लोग क्या देखे? साधारण सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। समझ गए? चलिए पांचवा देखिए, एक्यूट सिजोफ्रेनिया, उग्र सिजोफ्रेनिया। उग्र सिजोफ्रेनिया का मतलब है कि इसका हमला जो है अचानक से होता है। अब आप लोग को पता है कि एक्यूट मतलब तीव्र, यानी अचानक से कोई बीमारी अटैक करता है तो वही एक्यूट होता है। तो उग्र सिजोफ्रेनिया भी वही होता है कि किसी को यह अचानक हमला करता है और रोगी के कॉन्शियस चेतना पर प्रभाव डालता है। रोगी जो है स्वप्न जैसी दशा में दिखाई देता है, एकदम सपना में ही डूबा रहता है। संदर्भ, अवसाद एवं भयभीत करने वाला विचार पैदा होता है। व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार जो है हो जाता है। जिसको एक्यूट सिजोफ्रेनिया होता है ना, उसमें जो है व्यक्ति को अवसाद में भी चला जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको जो है तरह तरह के जो है उसको सपना की तरह दिखाई देने लगता है दिन में। समझ गए ना? तो यह उग्र सिजोफ्रेनिया होता है। समझ गए?
चलिए 8वां देखिएगा लेट सिजोफ्रेनिया, सॉरी 6ठा है लेट सिजोफ्रेनिया। लेट सिजोफ्रेनिया का मतलब है यदि लगभग 40 वर्ष की आयु में पहली बार इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। समझ गए। अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं कि 30 वर्ष के बाद पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है, लेकिन लेट सिजोफ्रेनिया 40 वर्ष की आयु में लगभग दिखाई देने वाला यह रोग का पहला लक्षण होता है। समझ गए ना। तो यही जो है लेट सिजोफ्रेनिया होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 7वां पॉइंट है, क्या कहता है कि बचपन और युवा अवस्था का सिजोफ्रेनिया, चिल्ड्हुड एंड जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया। यह रोग 5 से 10 वर्ष की आयु तक तथा 12 से 14 वर्ष की आयु में देखा जाता है। ठीक है। यह इस रोग का समान प्रकार नहीं है। यह इस रोग का समान प्रकार नहीं है। इसका हमला उग्र अथवा धीमा हो सकता है। इसके लक्षण ध्यान मग्नता और अनियमित व्यवहार है। जैसे अगर किसी को बचपन में या 5 से 10 वर्ष की आयु में या फिर किशोरावस्था में 12 से 14 वर्ष की आयु में यह लक्षण दिखा जाता है, चूँकि इसका जो है यह जो है इस रोग का कोई समान प्रकार नहीं है, यह नॉर्मल नहीं है। इसमें बच्चा जो है उग्र हो जाता है या फिर धीमा हो जाता है बहुत ज़्यादा। समझ गए। इसके लक्षण में जो है ध्यान मग्न हो जाता है बच्चा और अनियमित व्यवहार हो जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए तो यही जो है बचपन और युवा अवस्था का सिजोफ्रेनिया होता है। ओके। चलिए 8वां होता है अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया, रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। यह सिजोफ्रेनिया का पुराना रूप है। इसमें रोग के उग्र पक्ष के बाद लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया, रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया, यह सिजोफ्रेनिया का पुराना रूप है जिसमें रोग जो है उग्र होने के बाद जो है लक्षण दिखाई प्रकट होते हैं। समझ गए। तो ये 8वां अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया हो गया। ओके। 9वां है एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि यह सिजोफ्रेनिया का आवर्ती घटनाओं और प्रभावी लक्षणों के कारण होता है। इस अवस्था में बातों को भूल जाना, असहयोग की भावना, अवसादग्रस्त भ्रांतियाँ जिनमें दोष की भावना के उन्मादी भ्रम शामिल होते हैं, चित्त पीछेपी पैरानोइड भ्रांतियाँ साधारणतः पाई जाती है। देखिए ये होता है एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। मतलब इसमें होता यह है कि व्यक्ति को जो है असहयोग का भावना रहता है, साथ ही अवसादग्रस्त भ्रांतियाँ मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड जो है भ्रांतियाँ रहता है, बातें को भूलने लगता है व्यक्ति, और यही जो है एस्कीजो इफेक्ट सिजोफ्रेनिया होता है। देखिए मेनली रूप से आप लोग को मैं बता दूं, यह जो है सिजोफ्रेनिया का आवर्ती घटनाओं और उसके प्रभावी लक्षणों के कारण होता है। आप लोग को मेनली ये याद रखना है कि जितने भी टाइप्स आप सिजोफ्रेनिया के देखे हैं कब कौन सा होता है। समझ गए ना। और चूँकि लगभग सब में एक प्रकार से ही है कि याददाश्त चले जाना, व्यवहार परिवर्तन हो जाना, अवसादग्रस्त हो जाना, ये सब जो है लगभग सब में सेम है। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन सा सिजोफ्रेनिया कब होता है। समझ गए ना। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताया भी हूँ। 10वां और लास्ट है स्यूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे न्यूरोलैप्टिक जैसे आप लोग जानते हैं एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस होता है। साइकोसिस में आपका डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, समझ गए ना, मेनिया हो गया, ये सब क्या है साइकोसिस है। समझ गए। लेकिन न्यूरोसिस जो होता है न्यूरॉन में गड़बड़ी के कारण, अनियमितता के कारण जो है व्यक्ति को क्या होता है न्यूरोलैप्टिक या न्यूरोसिस होता है। ठीक है। तो ये जो आपका स्यूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया है, यह न्यूरोटिक प्रॉब्लम जैसे हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है ना, फोबिक रिएक्शन, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर क्या करता है कि व्यक्ति को जो है साइकोस जो है आपके स्यूडो न्यूरोटिक जो है सिजोफ्रेनिया होता है। जब रोग की संरचना का केंद्र सिजोफ्रेनिया हो जाता है लेकिन उपस्थित लक्षण जैसे मानसिक बेचैनी की अवस्था, भय युक्त प्रवृत्ति क्रिया, फोबिक रिएक्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, हिस्टोरिकल न्यूरोसिस हो तो उन संलक्षणों को स्यूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। देखिए विक्षेप्त आभासी सिजोफ्रेनिया मतलब स्यूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, इसमें होता यह है कि रोग तो सिजोफ्रेनिया का है, समझ गए, लेकिन जो लक्षण होता है वह लक्षण जो है आपके जो है न्यूरोसिस प्रकार का हो जाता है। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये भी न्यूरोसिस है, ठीक है, फोबिक ये भी न्यूरोसिस है। तो ये सब जो न्यूरोसिस होता है, जो अस्थायी मानसिक विकार होता है, यह क्या होता है आपके कि ये लक्षण जो है सिजोफ्रेनिया में होगा तो वह जो है स्यूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। समझ
समझ गए चीज़ को। तो एक कुल 10 याद रखिएगा, 10 को बार बार पढ़िए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे, जैसे ये 10वां नंबर में आपको दिक्कत लगे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कहिए तो हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम पे, समझ गए ना। लेकिन पढ़िए, समझिए। बाकी मैं ही कहूँगा कि मैं 10 प्रकार यहाँ पे बताया हूँ, तो कम से कम जो है आप इसमें 8 प्रकार जरूर लिखिएगा एग्जाम में, अगर पूछेगा प्रकार तो, समझ गए ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।